हेलो गाइस। देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 के अंदर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है, उसको हमें डील करना है। और टोटल 8 स्ट्रक्चर हमें गिवन है। पेपर में ऑब्वियसली क्वेश्चन आने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में आ ही जाता है, डन है बेटा। तो ठीक है, अच्छा स्कोरिंग पार्ट है ये, और इसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं है जो टेक्निकल हो, बस हल्का हल्का चेंज आता जाएगा हर स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर की खास बात क्या है? इसके अंदर सारे डिसीजंस कौन लेता है? वन मैन, यानी कि की मैन, यानी कि ओनर कम मैनेजर। तो यहाँ पे सारे डिसीजन एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं, इसको आप वन मैन शो भी बोलते हैं, है ना बेटा। 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन, एक होता है बिजनेस लेवल डिसीजन, और एक होता है फंक्शनल लेवल डिसीजन। ये सारे डिसीजन लेता है। क्योंकि ये सारे डिसीजन लेता है तो ये ओवरबर्डन हो सकता है। क्या हो सकता है? ओवरबर्डन। बट नहीं होगा अगर बिजनेस क्या है? सिंगल, है ना बेटा। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है फॉर द सिंगल बिजनेस। या फिर आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो? सिंगल हो, है ना बेटा। या मैंने गलत बोला, दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि आपका सिंगल बिजनेस होना चाहिए एंड सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। अगर मान लो आपका बिजनेस एक से ज्यादा है तो सिंपल स्ट्रक्चर सूट नहीं करेगा आपको, और अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया भी एक से ज्यादा है तो भी आपको सूट नहीं करेगा। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, सिंगल बिजनेस होना चाहिए, तो ये आपको बेस्ट सूट करेगा। क्योंकि आपका एक ही बिजनेस है तो आपको डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि आपका एक ही ज्योग्राफिकल एरिया इसलिए भी आपको डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपका सिंपल या फंक्शनल स्ट्रक्चर से काम चल जाता है अगर आपका सिंगल बिजनेस हो एंड सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया, डन है। अच्छा, ये फोकस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है ना बेटा। क्योंकि स्टार्टअप्स जो होते हैं बेटा उनके लिए ये इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें खर्चा क्या आएगा आपका? कम, है ना बेटा। और स्टार्टअप्स को नॉर्मली खर्चा क्या रखना चाहिए? कम से कम, है ना बेटा। तो इसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है, इसमें टाइम कंज्यूम क्या हो रहा है? कम, इसमें डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है? बड़ी फास्ट। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहेगी। और यहां पर जो आप डिसीजन ले सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, ओपननेस रख सकते हो, वो ऐसा किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। इसलिए वैसे ही 8 स्ट्रक्चर में से सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है, क्योंकि 8 स्ट्रक्चर में से सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, है ना बेटा। और वो कॉम्प्लेक्सिटी बेटा किलर बन जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना बेटा। सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल उसका अपोजिट है, क्योंकि बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे काम करना बेहद आसान है ना बेटा। और यहाँ पर ओनर के अलावा किसी के ऊपर भी सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि ओनर के अलावा बाकी सारे लोग क्या हैं? जस्ट फॉलोवर्स, एग्जीक्यूटर्स। उनको ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्सन जो है बेटा वो ही सारे डिसीजन लेता है, तो इसलिए डिसीजन बड़े फास्ट और क्विक होते हैं। और चेंजिंग इन्वायरमेंट या टर्बुलेंट इन्वायरमेंट या कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना भी आपके लिए काफी इजी है, क्योंकि आपके यहाँ फॉर्मलाइजेशन नहीं है। क्या नहीं बेटा? फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटीज नहीं है, फालतू की आप कह सकते हैं रेड टेपिज्म, या फिर फाइल अटकना, या उससे पूछना पड़ेगा, वो हाँ भरेगा तब काम होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। तो फटाफट और बढ़िया डिसीजन होते हैं यहाँ पर, है ना बेटा। इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम बट अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो इसलिए सूट करेगा सिर्फ किसको? स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए? फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, है ना बेटा। और इनके यहाँ रूल्स कम है। रूल्स कम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये रूल्स कम तभी काम देगा जब आपका बिजनेस सिंगल हो और आपका ज्योग्राफिकल एरिया भी सिंगल हो। जितना बिजनेस बड़ा होता जाएगा उतना ही आपको रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, है ना बेटा, और फॉर्मेलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। इसका एक बड़ा नुकसान क्या है? इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्या नहीं है? स्पेशलाइजेशन नहीं है ना बेटा। अब आपका मॉड्यूल क्या कहता है? मॉड्यूल कहता है कि सिंपल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, और इसका मोह नहीं छूटता, है ना बेटा। और इसका मोह क्यों नहीं छूटता? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, और हर कोई यही चाहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन उसके कंट्रोल से बाहर ना आ जाए। और ये एक मात्र स्ट्रक्चर है जहां पर आपका कंट्रोल क्या होता है? सुपीरियर होता है ना बेटा। उसके बाद फंक्शनल में भी ठीक ठाक होता है कंट्रोल, बाकी जगह कंट्रोल के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ना बेटा। तो यहाँ पे कंट्रोल आपका फ्री टाइप का है, क्योंकि ओनर कम मैनेजर सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन वो कितना संभाल पाएगा? अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिमिटेड सा संभाल पाएगा, है ना बेटा। जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर का मोह छोड़ना पड़ेगा, है ना बेटा, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है तो इसका मोह छूटता नहीं है। सेकंड पैराग्राफ देखो बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर में what does it state? It states little specialization of task, few rules,
little formalization, unsophisticated information system, and direct involvement of owner cum manager in all the phases of day-to-day operation characterize the simple structure. यानी कि 5 core characteristics क्या है इसकी? Little specialization, few rules, little formalization, and unsophisticated information system, direct involvement of owner cum manager in all phases of day-to-day operation characterize the simple structure. यहाँ पर कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट, फ्रीक्वेंट और डायरेक्ट है. कंट्रोल यहाँ पर बहुत अच्छा है, इससे आपको जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेंगे. और छोटी फर्म इसीलिए बड़ी फर्म्स के मुकाबले बहुत तेज तरार होती है बेटा, और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, और उनकी कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होती है? बहुत कम होती है. A simple organizational structure may result in competitive advantage for small companies relative to their larger counterparts. ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ ओपननेस है, आपके यहाँ इनोवेशन बहुत जल्दी होता है, आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, रैपिड डिसीजन ले सकते हो आप लोग. इससे बहुत जल्दी स्मॉल कंपनी क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी. लेकिन जैसे ही ग्रो करेगी तो फिर आपको इस स्ट्रक्चर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि बेटा एक्सटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा. इससे ओनर का मैनेजर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और वो सब टैकल नहीं कर पाएगा. उसके कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ओनर कम मैनेजर के पास हो सकता है इतनी स्किल्स ना हो, इतनी एक्सपीरियंस ना हो. लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उसके पास टाइम नहीं मिलता है ना बेटा. मान लो कोई एमबीए सीए है तो भी उसको बेटा स्टाफ तो और रखना ही पड़ेगा, है ना बेटा. अकेले वो सारे काम नहीं कर पाएगा. तो स्किल या एक्सपीरियंस से ज्यादा दिक्कत किस चीज की आती है? इतना सारा काम अकेले करना मुश्किल हो जाता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल से मीडियम पे चला जाता है. तो जब स्मॉल से मीडियम पे जाएगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, छोड़ देंगे, और किसको अडॉप्ट कर लेंगे? फंक्शनल को, है ना बेटा. फंक्शनल स्ट्रक्चर में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शनल सिंपल जैसा ही है, बस हल्का सा ही इसमें चेंज होता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर वैसे भी उसको सूट करता है जिसका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा ना हो, और सिंपल भी उसी को सूट करता है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ना हो, है ना बेटा. Thus it is incumbent, तब ये जरूरी हो गया कंपनी के मैनेजर्स के लिए कि वो रिकॉग्नाइज करे कि नहीं यार, अपना सिंपल स्ट्रक्चर का मोह छोड़ना पड़ेगा हमें, ये इनएडिक्वेट हो चुका है, इनएफिशिएंट हो चुका है, इतना काम एक बंदा बेचारा नहीं संभाल सकता. और अब आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब मोर एलाबोरेट स्ट्रक्चर यानी कि आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा. टू कोऑर्डिनेट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, कंपनी को छोड़ना चाहिए सिंपल स्ट्रक्चर इन फेवर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर उन कंपनीज को यूज करना चाहिए जहां पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ना बेटा. और जिनमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो वो क्या करेंगी? वो पहले डिविजनल, फिर मल्टी डिविजनल, फिर एसबीयू स्ट्रक्चर और फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. ये चार जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन वालों के लिए, ये लो डाइवर्सिफिकेशन वाले के लिए, नो डाइवर्सिफिकेशन वालों के लिए, है ना बेटा. फंक्शनल स्ट्रक्चर में अब चेंज क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल डिसीजन तो अभी भी की मैन के पास ही रहेंगे, वन मैन के पास रहेंगे, बट फंक्शनल लेवल डिसीजन जो है वो अब हम डेलीगेट कर देंगे, है ना बेटा. तो की मैन के ऊपर से एक बर्डन हटा. क्या हटा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जब उसको बनाने की जरूरत नहीं है. उसके लिए उसने क्या रख लिया? उसके लिए उसने रख लिया फंक्शनल लाइन मैनेजर्स, जो क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स. क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स. फंक्शनल स्ट्रक्चर को जरा देखिए, अगर आप मॉड्यूल में जैसा ड्रॉ किया गया वैसे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है. तो जो सीईओ है बेटा उसने क्या किया? कुछ फंक्शंस डेलीगेट कर दिए, सारे नहीं डेलीगेट किए, कुछ फंक्शंस क्या किए? कुछ अपने पास भी रख लिए. जैसे रिटेल का जो काम था वो सारा इन्होंने डेलीगेट कर दिया, और जो कॉर्पोरेट लेवल का या हाई लेवल का वर्क था वो देखो मार्केटिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. यानी कि मार्केटिंग के भी कुछ हिस्से डेलीगेट किए, कुछ नहीं किए. आरएनडी के भी कुछ हिस्से डेलीगेट नहीं किए और कुछ हिस्से डेलीगेट कर दिए. एचआर के भी कुछ हिस्से डेलीगेट कर दिए, एचआर मैनेजमेंट के, और कुछ डेलीगेट नहीं किए, है ना बेटा. तो आपको ध्यान रखना है फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपने बिल्कुल 100% अपनी पावर्स दे दी, कुछ पावर्स दे दी. तो इसमें आपका जो बोलते हैं ना पर डेलीगेशन, वो भी क्या लो है, डाइवर्सिफिकेशन भी लो है और डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी लो है. आपने 3 स्ट्रेटेजी में से तीनों दे दिए, सिर्फ एक दिए, वो भी कौन सी? सबसे नीचे लेवल वाली, यानी कि फंक्शनल लेवल डिसीजन की पावर दी है ना बेटा. बाकी सारे डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी किसके पास है? इस की मैन के पास है, ग्रुप सीईओ के पास है, कंपनी के सीईओ के पास है ना बेटा. प्रॉब्लम क्या आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में?
प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ना, उनका नैरो व्यू हो जाता है, जिसको मायोपिक व्यू के नाम से आपके मॉड्यूल में दिखाया हुआ है। यानी कि ये ना अपने अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और नैरो पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बड़ा नुकसान पहुंचता है। दूसरा, इनके बीच में ना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये लोग ना ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। कम्युनिकेशन ना करने का मॉड्यूल में रीजन दिया हुआ है क्योंकि ये अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है। अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट होने की वजह से दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं, या कई बार समझना चाहते नहीं है। डन है बेटा? तो इसलिए इनको कोऑर्डिनेट करने वाला एक बंदा चाहिए। क्या चाहिए? अब आप इनको कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर अपने ऊपर बर्डन आएगा। बर्डन क्या आएगा कि कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज तो पहले ही अपने पास थी, और फंक्शनल लेवल को भी अब अपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है, तो फिर कोई खास रिलैक्सेशन होएगा नहीं। डन है बेटा? तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को रखने के बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक इनका नैरो पर्सपेक्टिव, एक इनके बीच में कम्युनिकेशन पुअर होता है, आपस में ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो फिर यहाँ पर की मैन को कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है, और फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी? डिविजनल स्ट्रक्चर की। उस पर जाने से पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या है। सिंपल स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर भी कॉस्ट कम रहती है, टाइम कम लगता है, एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है। डन है? यहाँ पर भी फास्ट डिसीजंस होते हैं, इनोवेटिव होता है, कंट्रोल यहाँ पर बेटर रह सकता है अगर की मैन कंट्रोल एक्सरसाइज करता रहे तो। बट कंट्रोल को यहाँ पर आप ज्यादा एडवांटेज में नहीं डाल सकते, क्योंकि कंट्रोल तो यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है। डन है बेटा? चलो, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाला जो डिसएडवांटेज था ना सिंपल स्ट्रक्चर का, वो हट जाएगा, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। डन है बेटा? तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाला डिसएडवांटेज जो सिंपल स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं लिटिल स्पेशलाइजेशन, उसकी बजाय क्या आ जाएगा? काफी हद तक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनल टाइप। इसके अंदर हम वेरियस जो फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोडक्शन का अलग मैनेजर, मार्केटिंग का अलग मैनेजर, अकाउंटिंग का अलग, R&D का अलग, इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलग, ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, यानी कि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है सिंपल स्ट्रक्चर की तरह। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी आ रही है बेटा, इससे एफिशिएंसी और अच्छी होगी, और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फंक्शनल मैनेजर आपस में लड़े ना तो। है ना बेटा? रैपिड डिसीजन मेकिंग होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। डायग्राम में साफ दिखाया हुआ है, सीईओ ने काफी फंक्शन अपने पास भी रख रखे हैं। है ना बेटा? और कुछ फंक्शन उसने डेलीगेट कर रखे हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वन सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ ऊपर कॉर्पोरेट स्टाफ है। ये देखो बेटा, ये जो सीईओ है ना, इसके साथ ही कॉर्पोरेट स्टाफ है, यानी कि सीईओ के साथ ही कॉर्पोरेट लेवल का स्टाफ है। नीचे फंक्शनल मैनेजर्स है, यानी कि सीईओ के पास 2-4 बंदे और भी हैं जो उसकी इन कामों में हेल्प करते हैं। ना बेटा? तो ये टीम बना के काम करते हैं, और ये जो टीम है ये कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजन भी लेती है, ये बिजनेस लेवल के डिसीजन भी लेती है, और इनके बीच में झगड़े भी दूर करवाती है। ना बेटा? चलो, और वैसे भी हमेशा जो भी कॉर्पोरेट लेवल का बंदा होता है वो हमेशा टीम बना के काम करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इनेबल द कंपनी टू ओवरकम ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को इसमें यहाँ पर कुछ हद तक सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की। जो सीईओ होता है बेटा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, जोड़ के रखना पड़ता है फंक्शनल मैनेजर्स को, क्योंकि वो आपस में जुड़ के नहीं रहते। एस्पिरिट डीकॉप्स की कमी होती है यहाँ पे। फंक्शनल स्पेशलिस्ट बेटा मायोपिक व्यू, नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं और भूल जाते हैं कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन और मिशन। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें डिविजनल और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर में इन्होंने कितने डिविजन्स दिए बेटा? 2, और 2 से ज्यादा डिवीजन के लिए इन्होंने क्या दिया है? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर से हम हासिल क्या करना चाहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर से हम और ज्यादा डेलीगेशन करना चाहते हैं। और ज्यादा डेलीगेशन का मतलब क्या है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी भी हम डेलीगेट करना चाह रहे हैं। अब देखो बेटा, मॉड्यूल के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, ये सीईओ और उसके पास 1-2 फंक्शंस है जो वो अपने पास रखना चाहता है बेटा, लाइक फाइनेंस का, लीगल सिस्टम, 1-2 फंक्शन उसने अपने पास भी रख लिए। उसके लिए उसने अपने पास कॉर्पोरेट लेवल के बंदे रख रखे हैं। उसके बाद उसने 2 डिवीजन दिखा रखी है डिविजनल स्ट्रक्चर में, डिवीजन ए, डिवीजन बी। बेटा, ये स्ट्रक्चर कब सूट करेगा? जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच गया है, इसलिए अब आपको क्या अपनानी पड़ रही है? डिवीजन।
हर डिविजनल मैनेजर के नीचे बेटा पूरी टीम होएगी, हर किसी के नीचे अपना परचेज मैनेजर, अपना सेल्स मैनेजर, अपना एचआर मैनेजर, इसके नीचे अपना परचेज मैनेजर, अपना सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, अपना प्रोडक्शन मैनेजर, अपना एचआर मैनेजर, अपना अकाउंटिंग मैनेजर, अपना अकाउंटिंग मैनेजर, है ना बेटा। अभी जो एक डिवीजन बनाई है हमने और यहाँ पे एक और डिवीजन बना दी, किस किस बेस पे बना सकते हैं? प्रोडक्ट के बेस पे बना सकते हैं डिवीजन, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बना सकते हैं, कस्टमर्स की संख्या या कस्टमर्स की क्वालिटी के हिसाब से, और प्रोसेस के स्टेप्स के हिसाब से बना सकते हैं, है ना बेटा। जैसे कि अगर अपनी एकेडमी ने सीए फाउंडेशन का अलग से हेड बना दिया, सी इंटर का अलग से हेड बना दिया, तो ये क्या होगा? ये प्रोसेस वाइज हो गया। ये क्या हो गया? कस्टमर वाइज में क्या होता है, जैसे कि बैंक ने प्रीमियम कस्टमर के लिए अलग सिस्टम बना दिया और नॉन प्रीमियम या कॉमन कस्टमर के लिए अलग बना दिया, है ना बेटा। तो ये कस्टमर वाइज हो जाता है। ज्योग्राफिकल एरिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, एशियन हेड या यूरोपियन हेड, इस टाइप से ऐसा बनाते हैं। प्रोडक्ट वाइज में अपन टाटा मोटर्स, टाटा स्टील इस टाइप से चलते हैं, है ना बेटा। तो ये 4 बेसिस है जिससे हम डिविजन्स बना सकते हैं। चारों बेसिस जो डिवीजन बनाने के हैं वो बढ़िया है ना बेटा। डिविजनल स्ट्रक्चर जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है उसके अंदर इन चारों टाइप की डिवीजन की बात नहीं की गई है ना बेटा। डिविजनल स्ट्रक्चर जो है बेटा उसके अंदर ये कहा गया है कि जो आप इन चारों टाइप की डिवीजन है उनमें से सबसे बढ़िया डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हो तो वो कौन सा है? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, है ना बेटा। यानी कि इसने चारों डिवीजन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला हुआ, इसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोल दिया, है ना बेटा। और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोलकर इसने मेनली किसके ऊपर फोकस किया है? प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, है ना बेटा। तो आगे आप ध्यान रखेंगे कि आप किस बेसिस पे चलेंगे डिविजन्स में? चारों बेसिस पे चलेंगे, प्रोडक्ट बेसिस पे। एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे आप, फिर आपका मॉड्यूल जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन के बारे में ज्यादा बोलता है। पेपर में आपको चारों लिख के आनी है बेटा। अगर आपसे डिविजनल या मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको बताना है दोनों ही केस में कि डिवीजन इन बेसिस पे बन सकती है, बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बेस्ड होता है ना बेटा। इसके इन्होंने रीजन भी बताए हैं मॉड्यूल में कि क्यों प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। कहता है कि मान लो आपने ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवीजन बना दी तो वहां पर एक बंदे के पास कई प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, है ना बेटा। अगर आपने मान लो 10 डिवीजन बना रखी है और 10 डिवीजन आपने ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे बना दी तो एक ज्योग्राफिकल एरिया तो फिक्स हो गया उसका, यानी कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, बट उसको प्रोडक्ट बहुत सारे संभालने पड़ेंगे। यानी कि अपनों ने क्या किया, टाटा मोटर, टाटा स्टील ना बनाकर हमने क्या किया, टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है हरियाणा वाली एक बंदे को दे दी। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, उसको टाटा मोटर्स भी संभालनी है हरियाणा के अंदर, टाटा स्टील भी संभालनी है, टाटा फूड एंड बेवरेज भी संभालनी है, टाटा कंसल्टेंसी, एक बंदे को सब कुछ नहीं आ सकता, है ना बेटा। तो इसलिए बेटर स्पेशलाइजेशन किसके बेसिस पे होगा? ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, प्रोडक्ट बेसिस पे। प्रोडक्ट या बिजनेस के बेसिस पे जो आप डिवीजन बनाएंगे वो बेटर स्पेशलाइजेशन, है ना बेटा। अब देखो बेटा, डिविजनल मैनेजर के आने से जो ग्रुप सीईओ है या फिर जो हेड है या फिर जो की मैन है उसको क्या फायदा होगा? अब उसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी ही बनानी है, ना बिजनेस बनाने की जरूरत ना फंक्शनल बनाने की जरूरत, है ना बेटा। अब उसको सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है, ना बिजनेस बनाने की जरूरत ना फंक्शन बनाने की जरूरत, ये यहाँ पे चलता रहेगा, है ना बेटा। तो अब अगले जो 3-4 स्ट्रक्चर है वहां पर उसको सिर्फ क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, ना उसको बिजनेस लेवल बनानी पड़ेगी ना फंक्शनल। लेकिन जो पहले 2 स्ट्रक्चर है वहां पर उसको बिजनेस लेवल में इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये जो डिविजनल मैनेजर्स आपने रख दिए बेटा, इनको इन लोगों को भी तो संभालना पड़ेगा ना, इन लोगों को डे टू डे ऑपरेशंस भी संभालने पड़ेंगे। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाने में यहां से हेल्प लेनी पड़ेगी इनको, है ना बेटा। अब डिविजनल मैनेजर बी को इन सबको संभालना है, इन सबको संभालने का मतलब डे टू डे ऑपरेशन संभालने पड़ गए आपको, साथ में डिविजनल स्ट्रेटेजी यानी कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये इनकी हेल्प लेगा बार बार, इससे सीईओ परेशान होगा, है ना बेटा। फिर हम एक स्ट्रक्चर और डाल देंगे, कौन सा स्ट्रक्चर? एसबीयू। एसबीयू वाला कहेगा सर आप शांत रहो, आप सिर्फ कॉर्पोरेट बनाओ, बिजनेस लेवल में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट मत रखो। तो इन चारों में आपको ना बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को डेलीगेट करने की कोशिश करेंगे, है ना बेटा। फंक्शनल में हमने क्या डेलीगेट किया? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बनाने की पावर दे दी और हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी से मुक्त हुए, है ना बेटा। यहाँ पे आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाने की पावर देंगे इनको, डिविजनल मैनेजर्स को ऑब्वियसली देंगे, बट ये ना बार बार आपसे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कई बार, या ये थोड़ा सा बेटा
इस टाइप से भी बिहेव करते हैं कि हम हमारे सीईओ से पूछ के थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो एसबीयू मैनेजर के आने से यहां पर एक बंदा और आ जाएगा, यहाँ पे एसबीयू मैनेजर्स और आ जाएंगे। एसबीयू मैनेजर आने से अब ये किससे इंटरेक्शन कर लेंगे, एसबीयू मैनेजर से। और ये तो दो ही डिवीजन है, डिवीजन में मल्टी डिवीजन में डिवीजन कितनी हो जाएगी, कई हो जाएगी। तो फिर डिविजनल मैनेजर किससे संपर्क कर लेंगे, एसबीयू मैनेजर से। इससे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाना और भी इजी हो जाएगा और इनको और ज्यादा एक्सपर्ट बंदा मिल जाएगा जो कि सीईओ टाइप का ही बंदा होगा, है ना बेटा। चलो अभी डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे इन्होंने दिए हुए हैं। डिविजनल मैनेजर जो होता है बेटा वो सारे फंक्शंस भी मैनेज करवाएगा और साथ में डिविजनल लेवल स्ट्रेटेजी भी बनवाएगा, है ना बेटा। तो इसके ड्यूअल टास्क हो गए, एक तो ये फंक्शनल लेवल में जो स्ट्रेटेजीज है उनको बनवाने में भी इनकी हेल्प करेगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के बीच में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सुधारेगा, और ये बेटा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाने में भी ग्रुप सीईओ के साथ बैठ के काम करेगा, है ना। इसके आने से फायदा क्या होगा, ये कंप्लीट बिजनेस है, पूरा बिजनेस है जो हमने किसके हवाले कर दिया, डिविजनल मैनेजर ए के हवाले कर दिया। और ये दूसरा कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट बिजनेस है, प्रोडक्ट बी कह लो या बिजनेस बी कह लो, और ये हमने कंप्लीट बिजनेस बी इसको दे दिया बेटा, और हमने कहा कि भाई तू ही संभाल इसको, है ना बेटा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स थे इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना मुश्किल था, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरे के पूरे एक यूनिट का ही निकलेगा बेटा। उसमें ये तो है नहीं कि परचेज वाले का अलग प्रॉफिट निकलेगा, एचआर मैनेजर का अलग प्रॉफिट निकलेगा, तो पूरी की पूरी एक यूनिट का अलग से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके अंदर फिर सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जज करना मुश्किल था। यहाँ पे डिविजनल मैनेजर जो है वो कंप्लीट न्यू बिजनेस है, तो मे बी आपने एक सब्सिडरी पूरी बना दी हो सकता है आपने सब्सिडरी ना भी बनाई हो तो भी आप इस डिवीजन की बैलेंस शीट और पीएनएल क्या बनाओगे, अलग से बनाओगे सेगमेंट रिपोर्टेशन के कारण, है ना बेटा। इससे फायदा क्या होगा, आपने पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट को, पूरे के पूरे डिवीजन को बेटा अलग से बैलेंस शीट बनाई, अलग से पीएनएल बनाया। तो अगर इस डिवीजन का प्रॉफिट कम हुआ है या इस डिवीजन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम रहा, इस डिवीजन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा, बढ़िया रहा, तो बताओ कौन सा डिविजनल मैनेजर प्रमोशन ले जाएगा, डिविजनल मैनेजर बी। इससे डिविजनल मैनेजर बेटा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किस चीज के लिए बेटा, कंप्लीट बिजनेस के लिए, पूरे पूरे बिजनेस के लिए। और अब वो ये नहीं कह सकते कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा के कहते थे ग्रुप जिम्मेदारी हमारी नहीं। यहाँ पे अब ये इन पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी किस पे आ गई, डिविजनल मैनेजर पे। अब देखो इसके बेनिफिट मॉड्यूल में क्या दिए हुए हैं, इसमें 3 बेनिफिट दिए हुए हैं। एक तो कंट्रोल बेटर हो जाएगा इससे, दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और तीसरा एम्प्लॉइज बेटा बेटर फील करेंगे। एम्प्लॉइज बेटर फील कैसे करेंगे बेटा, ये जो आपके फंक्शनल मैनेजर है उन पे हमने कंप्लीट बंदा दे दिया और वो भी खाली है, जिसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाने की या वेरियस मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इनके ऊपर एक बंदा था बट वो खुद बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि इसको कॉर्पोरेट लेवल वर्क भी करने हैं, है ना। इसको कॉर्पोरेट लेवल वर्क तो करने नहीं है ना बेटा, तो ये कंपैरेटिवली फ्री है किसके मुकाबले, सीईओ के मुकाबले। तो ये इनको ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, ये इनको ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। और एम्प्लॉय जो हार्ड वर्किंग है उनको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि पहले जब वो हार्ड वर्क कर रहे थे तो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा था, अब वो ये हार्ड वर्क करेगा कोई भी एम्प्लॉय तो वो साफ साफ दिखेगा डिविजनल मैनेजर को, रिकॉग्नाइज होगा वो, है ना बेटा। अच्छा दूसरा क्या है, इसकी कोई प्रॉब्लम है तो ये इसको बताएगा ना, इसको कम शर्म आएगी, कम हेजिटेशन होगा। इसको बताएगा तो हेजिटेशन ज्यादा होएगा, है ना बेटा। तो कम्युनिकेशन भी इनका सुधरेगा बेटा, वर्टिकल लेवल पर भी, है ना बेटा। इससे क्या है, ये मोटिवेटेड फील करेगा, मोरल अच्छा रहेगा इसका, और जो नहीं परफॉर्म कर रहा एम्प्लॉय वो पकड़ा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगी, और लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन हो जाएगा। लोकल प्रॉब्लम का मतलब कि ये जो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की प्रॉब्लम है ना, उनको यही सुलझा लेगा, तो वो कॉर्पोरेट लेवल तक नहीं पहुंचेगी। और बेटर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सारे काम एक ही बंदा कर रहा था, गलत था। यहाँ पर भी दो स्ट्रेटेजी एक ही बंदा बना रहा था। अब यहाँ पे क्या, 3 काम के लिए 3 टाइप के लोग हो गए, है ना बेटा। अब यहाँ पे बिजनेस लेवल का अलग हो गया, फंक्शनल लेवल का अलग हो गया, और सीईओ को सिर्फ क्या बनानी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनानी है। अच्छा इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा बेटर रिसोर्स एलोकेशन भी होगा, जो डिवीजन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी आप उसको बजट ज्यादा दे देंगे, है ना बेटा। तो ऐसे कुछ एडवांटेज इसके अंदर गिवन है बेटा, पेज नंबर 34 है मेरी बुक में।
इसके अंदर लोकल कंट्रोल है, हाई मोरल है, और इसमें प्रमोशनल जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी अच्छी है, क्योंकि ये जो फंक्शनल मैनेजर है डिवीजन मैनेजर बन पाएंगे आगे जाके, है ना बेटा। चलो, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एक स्कूल ऐसा है जिसको ओनर खुद चला रहा है और उसने स्टाफ रखा हुआ है और ओनर खुद चला रहा है, तो इनको ना मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि इसको पता है हम कभी प्रिंसिपल तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो ओनर खुद ही बना हुआ है ना बेटा। और अगर आप प्रिंसिपल का पद छोड़ देते हो और प्रिंसिपल यानी डे टू डे ऑपरेशन की मैनेजमेंट किसी और को दे देते हो, तो टीचर्स में उत्साह क्या रहेगा कि हमें भी कभी ना कभी प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा अगर हम मेहनत करेंगे तो इसलिए जो ओनर है उसको प्रिंसिपल का पद छोड़ देना चाहिए अगर आपका स्कूल बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है तो ना बेटा। और अब आपने बेटा दो की बजाय मल्टी डिविजनल में 10-10, 15-15 आपने डिवीजन मैनेजर रखे, तो इसलिए कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या फंक्शनल लेवल मैनेजर लंबे समय में क्या बन जाएंगे बेटा, डिविजनल मैनेजर, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एम्प्लॉय मोराल इज जनरली हायर इन दिस स्ट्रक्चर। अदर एडवांटेज, इट क्रिएट्स कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, it allow local control of the local situation, leads to competitive climate within organization and allow new businesses and product to be added easily, है ना बेटा। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, देखो बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर और फंक्शनल में एडवांटेज था कॉस्ट बहुत कम है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पहला रीजन, एक तो फंक्शनल मैनेजर यहां पर भी है, फिर फंक्शनल मैनेजर यहां पर भी है और फंक्शनल मैनेजर यहां पर भी है, तो एक तो हर डिवीजन के नीचे पूरी फंक्शनल हायरार्की है, उससे खर्चा बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल के पास भी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है, उससे खर्चा बढ़ जाएगा। डिविजनल मैनेजर फंक्शनल लेवल की जगह आए हैं या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन एडिशन टू देम है ना बेटा, तो इससे खर्चा बढ़ जाएगा। डिविजनल मैनेजर वैसे भी महंगे आएंगे फंक्शनल मैनेजर्स के मुकाबले, इनका सैलरी पैकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आपने ज्योग्राफिकल बेसिस पे बना दिया तो हर एरिया में आपको प्राइस सेम नहीं रख सकते, आप हर एरिया में प्रोडक्ट का डिजाइन सेम नहीं रख सकते, इससे आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केटिंग पर, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पर, है ना बेटा। तो आपके खर्चे बहुत लगेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, है ना बेटा। और हेड जो आपका ऑफिस है उसको डिविजनल मैनेजर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया नया स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा थोड़ा फंक्शनल मैनेजर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस आप जितना सोच रहे हैं ना कि बर्डन फ्री हो जाएगा, उतना हो नहीं पाएगा शुरुआत में, है ना बेटा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद बेटा इसी पेज पर पहला दे रखा है डिवीजन स्ट्रक्चर बाय ज्योग्राफिकल एरिया, डिवीजन स्ट्रक्चर बाय ज्योग्राफिकल एरिया, मिड से आगे जो पैराग्राफ है, इज एप्रोप्रिएट फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर नीड्स या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आपका ज्योग्राफिकल बेस्ड डिवीजनल स्ट्रक्चर तभी काम देगा जब आप पर्टिकुलर नीड्स और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से चलना चाहते हो, है ना बेटा। इसमें आपको फायदा बस इतना ही मिलना है कि लोकल पार्टिसिपेशन हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो लास्ट लाइन दे रखी है इस पैराग्राफ की, और इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन होगा विद इन अ रीजन। इससे बेटर स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वेयर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट गिव स्पेसिफिक मैनेजर एंड नीड स्पेसिफिक एम्फेसिस। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेटा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल पाएगा यहाँ पर, और यही बेटर है कि हर बिजनेस का अलग से बिजनेस हेड होना चाहिए, ना कि ज्योग्राफिकल हेड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं? कुछ। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट है तो डिविजनल स्ट्रक्चर काम दे जाएगा, और अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है तो मल्टी डिविजनल, और बहुत सारे हैं तो एसबीयू, और है तो मैट्रिक्स, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चारों में ही डिवीजन तो होगी ही होगी, है ना बेटा। डिवीजनल में भी डिवीजन है, मल्टी डिविजनल में भी डिवीजन है, एसबीयू में भी डिवीजन है, और मैट्रिक्स में भी डिवीजन है ना बेटा। चलो, बट ये प्रोडक्ट बेटा डिफर करते हैं सब्सटेंशियली, इसलिए एक हेड इनको नहीं चला सकता, हर प्रोडक्ट का अलग से हेड देना पड़ेगा, नॉन एज डिविजनल मैनेजर। डिविजनल स्ट्रक्चर से स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा बेटा प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर, और इसके लिए मोर स्किल्ड मैनेजमेंट फोर्स चाहिएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स होगी कार की, ड्यूपॉन्ट, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल होगी बेटा एफएमसीजी की, कॉस्मेटिक्स की, ये सब डिविजनल स्ट्रक्चर ही यूज करती है बेटा। उसके बाद है कस्टमर बेसिस पे डिवीजन जो बनाते हैं, उसके 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। एक तो बुक पब्लिशिंग हाउस का दिया हुआ है, ये क्या करते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वाले उनका अलग बना देते हैं, जो प्राइवेट और कमर्शियल स्कूल कॉलेज होते हैं उनका अलग डिवीजन बनाते हैं।
तो कस्टमर किस बेसिस पे बांट दिया इन्होंने, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। एयरलाइन ने किस बेसिस पे बांट दिया, एक तो जो सामान ढोती है एयरलाइन और एक दूसरा जो पैसेंजर्स जाते हैं। ऐसे रेलवे भी करती है, एक तो वो माल गाड़ी होती है और एक पैसेंजर गाड़ी होती है। और लास्ट इन्होंने बता रखा है बैंक्स, है ना बेटा। बैंक्स क्या करते हैं, प्रीमियम कस्टमर के लिए अलग से काउंटर लगा देते हैं, है ना बेटा, जहां पर लाइन में लगना नहीं पड़ता। मेट्रो सिटीज में ज्यादा देखने को मिलता है सर, है ना बेटा। तो डेडिकेटेड मैनेजर्स दे देते हैं। लास्ट लाइन में ना शायद बल्क्स लिखा हुआ है, बल्क्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड, ये बैंक्स आएगा बेटा। बैंक्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन डिवीजन सच एज पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्सेट्रा। उसके बाद बेटा आप जब कोई सी प्रोसेस के बेसिस पे बांटेंगे ना, तो जब आप प्रोसेस के बेसिस पे बांटेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, लाइक इसको हमने अलग से डिविजनल मैनेजर बना दिया, इसको डिविजनल मैनेजर बना दिया, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर आप प्रोसेस के बेसिस पर डिवीजन बनाएंगे तो, है ना बेटा। तो इसलिए प्रोसेस वाला सबसे कम यूज होता है, कस्टमर वाला कई कंपनी यूज करती है, ज्योग्राफिकल वाला भी कम यूज होता है, प्रोडक्ट वाला सबसे इफेक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए क्या देना चाहिए, स्पेसिफिक हेड देना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, काफी अलग। अब पूरे इंडिया में बेटा शैम्पू बेचने का तरीका कुछ खास अलग नहीं होने वाला, जो अपन नॉर्थ हेड बनाए, हेड एंड शोल्डर का, साउथ हेड बनाए, है ना बेटा। लेकिन अगर आप एक ही पर्सन को कई सारे प्रोडक्ट दे देंगे कि गाड़ी भी तू ही बेच, शैम्पू भी तू ही बेच, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए अपने को डिवीजन किस बेसिस पे बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बेसिस पे बनाना चाहिए। उसके बाद देखो बेटा मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर है आपका, इसमें सारी वही खूबियां लिखनी है जो डिविजनल स्ट्रक्चर की होती है, सब कुछ लिख सकते हो आप। और इसके अंदर वही लिखना है कि डिविजनल मैनेजर के आने से अब सीईओ रिलैक्स हो जाएगा और फंक्शनल मैनेजर्स को उसको संभालना नहीं पड़ेगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को ये डिविजनल संभाल लेगा, और डे टू डे ऑपरेशन है वो भी डिविजनल मैनेजर संभाल लेगा। तो डे टू डे ऑपरेशन में सीईओ का इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम। चलो बेटा मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर की 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली क्या है बेटा, आपको सेपरेट डिवीजन देनी, क्या देनी बेटा, सेपरेट डिवीजन देनी है। किसके लिए, हर सेपरेट बिजनेस के लिए, है ना बेटा। बेटा पेज नंबर बताना, 35। देखो बेटा, तो आपको सेपरेट डिवीजन देनी है बेटा हर सेपरेट बिजनेस के लिए। जैसे देखो इसमें भी अपनों ने क्या किया, हर बिजनेस के लिए सेपरेट डिवीजन दी ना, कंप्लीट बिजनेस को एक, दूसरे कंप्लीट बिजनेस को एक, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। दूसरा, हर किसी के पास कॉमन परचेज मैनेजर होना चाहिए, अपना अपना परचेज मैनेजर। तो ऑन फंक्शनल हायरार्की होनी चाहिए आपके पास, अपने अपने फंक्शनल मैनेजर्स, है ना बेटा। तो आप इसी स्ट्रक्चर से आराम से सीख सकते हैं कि डिविजनल मैनेजर बेटा बिजनेस हेड होना चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ना कि ज्योग्राफिकल या कस्टमर हेड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, हर किसी के पास अपना अपना पूरा फंक्शनल स्टाफ होना चाहिए, है ना बेटा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिविजनल मैनेजर्स को डे टू डे ऑपरेशन संभालने होंगे और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जैसे कि इसी का बिजनेस हो, किसका बिजनेस हो, हाँ, जैसे कि ये ही टाटा मोटर्स का ओनर हो, है ना बेटा, इसको ऐसे टाटा मोटर्स को संभालना है, तो डे टू डे सारे ऑपरेशन भी तू ही संभाल लेगा, मैनेजमेंट तू ही करेगा, कोऑर्डिनेशन भी तू ही करेगा, कंट्रोल भी तू ही करेगा, है ना बेटा, कम्युनिकेशन भी तू ही करेगा। इससे सीईओ जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, उसका काम क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट लेवल वर्क हो जाएगा। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, डिविजनल मैनेजर शुड बी गिवन फुल रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर एक वर्ड लिख लो बेटा, फुल या ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी, और वो ही डे टू डे ऑपरेशन संभाल लेगा। अब देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या आ रही थी हमें, हमने फंक्शन तो दे दिए थे इनको, बट डे टू डे मैनेजमेंट में सीईओ को इंटरफेयर करना पड़ रहा था, क्योंकि आपस में लड़ लेते थे, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराने की जिम्मेदारी सीईओ की नहीं है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराने की जिम्मेदारी डिवीजन। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी अब तक। आपको डिवीजन बनानी किसके बेसिस पर, बिजनेस के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, नंबर 1। दूसरा, हर डिवीजन के नीचे क्या होना चाहिए, पूरा पूरा फंक्शनल स्टाफ। और तीसरा, डिविजनल मैनेजर ही बेटा इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करवाएगा, सीईओ के पास नहीं आएगा, जी लड़ रहे हैं, आपको संभालना है इनको, है ना बेटा। और डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कोई नहीं जाएगा, किसके पास, सीईओ के पास, ताकि वो रिलैक्स होकर क्या बना सके, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। और ये वैसे भी थोड़ा सा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में इसकी हेल्प मांगेगा, तो इसलिए उसको वैसे भी रिलैक्स थोड़ा रहना पड़ेगा, है ना बेटा। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या करेगा, ये जो कॉर्पोरेट लेवल का बंदा है ये क्या करेगा, ये बनाएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, और कुछ बड़े फंक्शन है अपने हाथ में रखेगा। बड़ा फंक्शन जैसे क्या हो गया, फाइनेंस। कौन सा फंक्शन हो गया, फाइनेंस। स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस would determine the long term strategic direction। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मतलब होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बना के देगा वो, और एक्सरसाइज करेगा बेटा कौन सा कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल।
और डिवीजन को इसने क्या बोला इस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में, सेमी ऑटोनॉमस। डिवीजन को इसने क्या बोला, सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन। सेमी ऑटोनॉमस इसलिए इनको काफी स्वतंत्रता दे दी हमने, बट पूरी नहीं दी, क्योंकि फाइनेंस हमारे पास है। जैसे भारत में जो राज्य है बेटा, उनको काफी स्वतंत्रता है, बट वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि बजट किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है ना बेटा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जहां पे आपने बाकी सारे फंक्शन इनको दे दिए, लेकिन क्या अपने पास में रख लिया, इनकी चाबी अपने हाथ में रख ली बेटा, फाइनेंस अपने हाथ में रख लिया ना बेटा। डन। ये आपके 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे अगले 4 स्ट्रक्चर को ऐड ऑन करने की।